ट्रस्टी थे गवई वगैरह, रासू गवई जो अभी चीफ जस्टिस गवई है, उसके पिताजी, इन्होंने उसको वहाँ से कमेटी से हटा दिया। वो चिंचोली में जाके बैठ गया। तब वो जब 7/12 देखा तो 2019 में आज भी वो तहसीलदार एडीओ ने उसको दीक्षा भूमि को पड़की इमारत बताया है। अच्छा। उसके बाद वो जगह को झुड़पी जंगल बताया है दीक्षा भूमि को। और ये 2019 में उसने फेरफार किया, एक दिन में पास किया, एक दिन में वो झुड़पी जंगल बताया। हम 70 साल में वो 7/12 आज तक नहीं बना सके। 7/12 नहीं बनाए तो आखिरी पत्रिका भी नहीं बना सके। आज भी आखिरी पत्रिका का भी नाम नहीं, ट्रस्ट का नाम है। तो मैंने शासन को पूछा कि आप ट्रस्ट को पैसा दे रहे हैं क्या दीक्षा भूमि को दे रहे हैं? तो बोले हम दीक्षा भूमि को दे रहे हैं। तो दीक्षा भूमि नाम पे 7/12 क्यों नहीं? दीक्षा भूमि नाम ही नहीं है। पैसे वो अकाउंट, वो ट्रस्ट बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी करके ट्रस्ट बना है। वो ट्रस्ट के नाम से पैसा जाता है, वही यूज करते। वहाँ पे भी एक एक घर के 3-3 4-4 लोग सदस्य हैं और वो गैर कानूनी है। वो कानून यानी वो ट्रस्ट आज तक बदला नहीं है, कोई बदलने की मांग नहीं कर रहे। चंद्रपुर के दीक्षा भूमि पे गया, वहाँ पे भी लोगों को टॉयलेट नहीं। इतना 50-50 60-60 करोड़ रुपए का जब निधि आता है, हर साल लोग निधि देते हैं 14 अक्टूबर को, यानी हमारे धम्म परिवर्तन दिन के कार्यक्रम में। तो वहाँ पे टॉयलेट नहीं लोगों को और वहाँ पे सुविधा नहीं। फिर 7/12 देखा मैं, वो 7/12 भी 2/4 है। जब वहाँ का एक आमदार था श्रीहरि जीवतोड़े, उसने 100 एकड़ जमीन अपने नाम पे किया। आमदार 100 एकड़ जमीन अपने नाम पे कर सकता है, तो वहाँ के ट्रस्टी जो घोटेकर है, अरुण घोटेकर और उसके परिवार पूरा, उसने 70 साल में अपने नाम पे 2/4 सर्व दीक्षा भूमि के नाम पे 7/12 क्यों नहीं किया? तब भी नहीं किया, आज भी नहीं किया। 7/12 देखा, वहाँ पे नाम नहीं। फिर आखिरी पत्रिका देखा, वहाँ पे नाम नहीं। जब उनको मैंने पुलिस तकरार दिया तो पुलिस तकरार ने वहाँ के कलेक्टर को भेजा, उनका काम है करके। उनको पूछा तो वो बोले अगर आपको दीक्षा भूमि नाम पे करना है तो शासन का पत्र लाओ। शासन को पूछा तो शासन बोलता कि अंगार लग गई है, मंत्रालय में जल गया। फिर 57 करोड़ रुपए जो हमारे विधायक है जोरगवार, उन्होंने दीक्षा भूमि के नाम पे विकास के लिए पैसा लाया। और अभी कुछ 14 करोड़ कुछ तो भी अभी शासन को मिल गया है काम करने के लिए। तब मैंने उसको पूछा कि जब दीक्षा भूमि नाम पे नहीं है, 7/12 नाम पे नहीं है, आखिरी पत्रिका नाम पे नहीं है, तो आप दीक्षा भूमि का नाम पे विकास के लिए कौन से बेस पे आप दे रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर, ट्राइबल टाइम्स में स्वागत है। आज हम एक अहम विषय पे बात करेंगे कि 14 अक्टूबर 1956 भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज का दर्जा कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने दिया है, और वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म, ये वो बौद्ध धर्म को भी, आप देखिए बौद्ध धर्म में भी अलग अलग यान होते हैं, लेकिन बाबा साहेब ने नवा यान मतलब एक कहा उस धर्म को, क्योंकि उन्होंने भी जब देखा कि इसमें हीनयान है, महायान है, वज्रयान है, उन्होंने इसको नवायान नाम दिया। नवायान के तहत उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर जैसे शहर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। पहले खुद बौद्ध बने, उसके बाद अपने लाखों अनुयायी, करीबन बताते 5 लाख लोग उस समय मौजूद थे, 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। वो दीक्षा देने के बाद वो जहाँ जिस जगह पे मतलब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वो स्थल दीक्षा भूमि के नाम से प्रख्यात हुआ, देश ही नहीं विदेश में। आज अगर नागपुर की बात आती है तो दीक्षा भूमि की पहले बात होती है। क्यों? क्योंकि भारत रत्न और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसे धम्म की मतलब दीक्षा ली थी और लोगों को दिलाई कि जो धम्म जो है आज पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश दे रहा है। तो आज हम वो दीक्षा भूमि की बात करेंगे। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब दीक्षा दी, और वो स्थल को मतलब चुना गया दीक्षा भूमि, क्योंकि अब यहाँ पे एक स्मारक बनना था। 22 एकड़ का ये स्मारक है। वो सरकार से बाबा साहब जमीन मांगते हैं, उनको मिलती भी है, लेकिन उस जमीन का आज तक उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है, और वो बगैर रजिस्ट्री के ही वो दीक्षा भूमि जो है वहाँ ट्रस्ट बना के चलाया जा रहा है। उस पर करोड़ों रुपए मतलब सरकार फंड भी देती है और लोगों का दान भी आता है। सवाल यहाँ एक ही दीक्षा भूमि का नहीं। अब दूसरी बात आती है कि जब 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने दीक्षा ली, तो ऐसा बताया जाता है कि कुछ लोग वहाँ पर उस समय पहुँच नहीं पाए, तो चंद्रपुर में एक कार्यक्रम और रखा गया। चंद्रपुर में भी एक दीक्षा भूमि है, जहाँ पे 16 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने तकरीबन 3 लाख लोगों को नवायान बौद्ध धर्म की
दीक्षा दिलाई। तो ये भी बताते हैं कि 8 एकड़ के लगभग वो जगह थी, वहाँ पर भी वो काफ़ी प्रख्यात हुई। नागपुर के बाद फिर चंद्रपुर का नाम आता है, और चंद्रपुर को भी मतलब बाबा साहेब की दीक्षा दिलाने के नाम पर बड़ा मतलब याद किया जाता है। अब इस ज़मीन पे भी मतलब लोग सवाल उठ रहे हैं कि इस ज़मीन का भी वो अभी तक इसकी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, चंद्रपुर जिले का जो दीक्षा भूमि है, यहाँ पे कमेटी बनी है। इस कमेटी में भी बड़ा घोटाला चल रहा है, ऐसी जानकारी लगी है। उस पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, उन्होंने ही अपने परिवार को लोगों को रख लिया है और कंटिन्यू वही पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। लेकिन उस पे मतलब अभी तक ऐसा कोई दिखने के लिए बात अभी तक समझ में नहीं आई है। और अभी सरकार ने हाल ही में 24 तारीख को मतलब यहाँ के जो चंद्रपुर जिले के जो आमदार हैं, जिनको यहाँ अपन दूसरी जगह विधायक एमएलए बोला जाता है, उन्होंने 57 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए हैं। पहली किस्त 14 करोड़ रुपए आ गई है, वो चंद्रपुर दीक्षा भूमि के जीर्णोद्धार के लिए। तो इस तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में विनोद खोबरागड़े जी हैं। ये लगातार दीक्षा भूमि को लेकर अहम सवाल उठाते रहते हैं। पिछले बार जैसे नागपुर में सरकार 200 करोड़ का मतलब जीर्णोद्धार का काम कराने वाली थी, उसको लेके इन्होंने मतलब एक आंदोलन खड़ा किया, लोगों में जनजागृति फैलाई, उन्होंने कानून का भी सहारा लिया। उसके बाद उस काम को रोकना पड़ा, और आज जो दीक्षा भूमि हमको दिख रही है, ये उनकी बहुत बड़ी उसमें इनका हाथ है। खोबरागड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्राइबल टाइम्स में। ये जो चीज़ें आप करते हैं, ये एनर्जी कहाँ से आती है आपको? देखिए, सबसे बड़े मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक विनोद खोबरागड़े जवाबदार हो, जागरूक नागरिक हो, कायदे का विद्यार्थी हो, भारतीय संविधान का अभ्यासक हो, एक लोक सेवक हो, एक जनप्रतिनिधि हो और एक आरटीआई कार्यकर्ता हो, क्योंकि मैं आमदार खासदार के लिए भी खड़ा था। तो ये जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, इन्होंने जो 14 अक्टूबर 1956 को जो हमारे नागपुर में जो धम्म दीक्षा पहले खुद लिया, बाद में 15 तारीख को करीब 5 से 6 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दिया। तो ये जो नागपुर हमारी ऊर्जा भूमि है, क्रांति भूमि है, प्रेरणा भूमि है, और ये भूमि का रक्षण करना हमारा और पूरे बौद्धों का राइट है, अधिकार था। लेकिन जहाँ 22 एकड़ में बाबा साहब ने जो धर्मांतर किया, लोगों को धम्म दिया, नया धम्म दिया, जो बौद्ध धम्म दिया, जो सागर के जैसा अथांग यानी वो धम्म है, जहाँ कोई भी समाज का है तो भी यहाँ विलीन होने के बाद ये कौन से समाज का है वो बता नहीं सकते। ऐसा विशाल धम्म जब हमको बौद्ध धम्म दिया है, तो वो धम्म की रक्षा करना, वो भूमि की रक्षा करना, ये हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है, हमारा राइट है, कर्तव्य है। जब भारत सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार, हर साल वो दीक्षा भूमि का जीर्णोद्धार करने के लिए करोड़ों रुपए देती है। तो इतना करोड़ों रुपए देने के बाद वो पैसा जाता कहाँ, वो दीक्षा भूमि का आज तक विकास क्यों नहीं हो रहा, ये हमारे मन में बात थी। और उसमें जो मेरा एक पत्रकार दोस्त था जो यवतमाड़ का मिलिंद धनवी, उसको लेके जो हमारा एक दीक्षा भूमि के बाजू में एक अंबाझरी तालाब है, वहाँ पे बाबा साहब का स्मारक था, वो महानगर पालिका ने उस वक्त 50 साल पहले 7 लाख रुपए से बांधा, वो भी अतिक्रमण नहीं था। तो वो वहाँ के गरुड़ कंपनी ने उद्ध्वस्त किया। तो लोग वहाँ पे धरना आंदोलन चालू था, वहाँ पे हम जाके पहले देखे, 7/12 देखा, तो मालूम गिरा कि 2019 में वो अंबाझरी तालाब को बगीचा बताया, और 2020 में यानी 19 में बगीचा बताने के बाद वो गरुड़ कंपनी जो उसके जो जिचकार है, बाकी लोग हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा है यानी पर्यावरण मंत्री थे, इन्होंने वो बगीचा करके उनको लीज दे दिया 30 साल की। और वहाँ पे उसने दूसरे दिन कोरोना का फ़ायदा लेके बुलडोजर लगा के वो हमारा बाबा साहब का स्मारक उद्ध्वस्त किया। दूसरी तरफ वही बाजू में जो विवेकानंद का स्मारक था वो खड़ा कर दिया। ये जो विसंगत थी कि सरकार ऐसा काम कैसा कर सकता है, पक्षपात और भेदभाव। एक तरफ बाबा साहब का स्मारक गिराता है और दूसरी तरफ विवेकानंद का स्मारक खड़ा करता है, वही जगह में अंबाझरी का सर्वे नंबर 1/1/1 है। तो ये बात हमने उठाई, ये बात को वहाँ पे जब लोगों को बताया, नहीं सुने तो मैंने कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया, उसको आज तक उत्तर नहीं दिया। उसने तहसीलदार, एडीओ, कलेक्टर, कमिश्नर, सेक्रेटरी, मंत्री आरोपी किया, प्राइवेट वकील करके वो आ रहे, उनको गवर्नमेंट का वकील मैंने नहीं दिया।
उसके बाद 9 महीने से वहाँ पे दीक्षा भूमि पे अवैध उत्खनन चालू था। जब हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 300 करोड़ रुपए दिए थे विकास के लिए। 9 महीने से अगर वहाँ अवैध उत्खनन चालू था, एक भी नागपुर वाले के ध्यान में नहीं आई ये बात कि ये क्या हो रहा है करके, और कोई भी पूछने वाले को तैयार नहीं। मैं मेरे मीडिया को लेके गया, वहाँ से वीडियो निकाला, 13 तारीख को वीडियो निकाला, 14 तारीख को वैसे मैं लाइव किया, और 15 तारीख से वहाँ आंदोलन शुरू हो गया, और 1 तारीख को पूरा जन आंदोलन हो गया, झाड़फोड़ हो गई, और वो पूरा जो अवैध उत्खनन किए थे वो बंद हो गया, और आज जगह वैसे के वैसे है। यानी वो दीक्षा भूमि मैंने बचाया एक नागरिक होने के बाद, और वहाँ पे आह्वान किया कि वो नागपुर के लोग सोए ही क्या, क्यों नहीं वहाँ पे आमदार खासदार इतने बड़े बड़े अधिकारी रहने के बाद ये बात किसी को ध्यान में नहीं है। आज तक वो दीक्षा भूमि किसी के नाम पे, यानी कौन से गांव में है ये मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं थी। ये बात मैंने निकाला था, वो लेंड्रा गांव है, लेंड्रा गांव में सर्वे नंबर 222/2 में ये दीक्षा भूमि है। ये मैंने पहले बताया नागपुर में जाके, तब लोगों को मालूम गिरा रही है लेंड्रा गांव है क्या करके। फिर उसके बारे में जो वो जगह देने के लिए हमारे MP के जो तत्कालीन मंत्री थे, वो मंत्री ने वो धम्मा दीक्षा के लिए वो जगह दिए थे 1956 में। तब हमारे वहाँ पे वामन राव गोडबोले थे, सेक्रेटरी थे, उन्होंने जगह नाम पे करने के लिए कोशिश की, लेकिन वहाँ पे जो ट्रस्टी थे गवई वगैरह, रासू गवई जो अभी चीफ जस्टिस गवई है, उसके पिताजी, इन्होंने उसको वहाँ से कमेटी से हटा दिया, वो चिंचोली में जाके बैठ गया। तब वो जब 7/12 देखा तो 2019 में आज भी वो तहसीलदार एजो ने उसको दीक्षा भूमि को पड़की इमारत बताया है। अच्छा। उसके बाद वो जगह को झुड़पी जंगल बताया है दीक्षा भूमि को, और ये 2019 में उसने फेरफार किया, एक दिन में पास किया, एक दिन में वो झुड़पी जंगल बताया। हमारे लोग सोए हैं क्या वहाँ के? इतने बड़े ट्रस्ट के लोग क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा करोड़ों रुपए देन आता है दीक्षा भूमि के नाम का, विकास के लिए आता है। 70 साल में वो 7/12 आज तक नहीं बना सके। 7/12 नहीं बनाए तो आखिर पत्रिका भी नहीं बना सके। आज भी आखिर पत्रिका में नाम नहीं, ट्रस्ट का नाम है। तो मैंने शासन को पूछा कि आप ट्रस्ट को पैसा दे रहे हैं क्या दीक्षा भूमि को दे रहे हैं? तो बोले हम दीक्षा भूमि को दे रहे हैं। तो दीक्षा भूमि नाम पे 7/12 क्यों नहीं है? वो अकाउंट तो होगा उसका, किस अकाउंट किसके नाम पे है? दीक्षा भूमि के नाम पे ही? अभी वो दीक्षा भूमि के नाम से दीक्षा भूमि नाम ही नहीं है। फिर अकाउंट पैसे वो कहाँ पे? अकाउंट वो ट्रस्ट बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी करके ट्रस्ट बनाए, वो ट्रस्ट के नाम से पैसा जाता है, वही यूज करते। वहाँ पे भी एक एक घर के 3-3 4-4 लोग सदस्य है, और वो गैर कानूनी है। वो कानून यानी वो ट्रस्ट आज तक बदला नहीं है, कोई बदलने की मांग नहीं कर रहे। तो वहाँ पे जैसे जो कॉलेज जैसे बना हाँ, है, वो मेन दीक्षा भूमि में जैसे परिवार के लोग मौजूद हैं, सेम वैसी ही कहानी चंद्रपुर दीक्षा भूमि में भी। हाँ, तो इसलिए वो पूरा दीक्षा भूमि का जब वो यानी पैसा की अफरा तफर मेरे को दिखी, तो मैंने कोर्ट में केस दाखिल किया, वोरा के कोर्ट में। वहाँ पे नोटिस इशू किया। केस दाखिल करने के बाद उसने यानी अन्वेषण का आदेश दिया। बाद में मेरा मोर्चा इधर चंद्रपुर की क्या हाल है करके चंद्रपुर के दीक्षा भूमि पे गया। वहाँ पे भी लोगों को टॉयलेट नहीं, इतना 50-50 60-60 करोड़ रुपए का जब निधि आता है, हर साल लोग निधि देते हैं 14 अक्टूबर को, यानी हमारे धम्म परिवर्तन दिन के कार्यक्रम में। तो वहाँ पे टॉयलेट नहीं लोगों को, और वहाँ पे सुविधा नहीं। फिर 7/12 देखा मैं, वो 7/12 भी 2/4 है। जब वहाँ का एक आमदार था श्रीहरि जीवतोड़े, उसने 100 एकड़ जमीन अपने नाम पे किया, वही उसका भी सर्वे नंबर 2/4 था, और 2/4 वो भी दीक्षा भूमि का नंबर है। जब एक आमदार 100 एकड़ जमीन अपने नाम पे कर सकता है, तो वहाँ के ट्रस्टी जो घोटेकर है, अरुण घोटेकर और उसके परिवार पूरा, उसने 70 साल में अपने नाम पे 2/4 सर्व दीक्षा भूमि के नाम पे 7/12 क्यों नहीं किया? तब भी नहीं किया, आज भी नहीं किया। 7/12 देखा, वहाँ पे नाम नहीं। फिर आखिर पत्रिका देखा, वहाँ पे नाम नहीं। जब उनको मैंने पुलिस तकरार दिया, तो पुलिस तकरार ने वहाँ के कलेक्टर को भेजा, उनका काम है करके। उनको पूछा तो वो बोले अगर आपको दीक्षा भूमि नाम पे करना है तो शासन का पत्र लाओ। शासन को पूछा तो शासन बोलता कि अंगार लग गई है मंत्रालय में, जल गया। फिर पिछले 2012-13 में जल गया होगा, अभी तो नहीं जला। तो अभी 2013 में, अभी लेटेस्ट पिछले साल 57 करोड़ रुपए जो हमारे विधायक है पहली किस्त आई 14 जोरगवार, उन्होंने दीक्षा भूमि के नाम पे विकास के लिए पैसा लाया। और अभी कुछ 14 करोड़ कुछ तो भी अभी शासन किस्त आई है ना। हाँ, शासन को मिल गया है काम करने के लिए। तब मैंने उसको पूछा कि जब दीक्षा भूमि नाम पे नहीं है, 7/12 नाम पे नहीं है, आखिर पत्रिका नाम पे नहीं है, तो आप दीक्षा भूमि का नाम पे विकास के लिए कौन से बेस पे आप दे रहे? क्योंकि कोई भी अपन अगर एक घर खरीदी करते हैं तो 15 दिन में नाम में करवाना पड़ता है, और वो करते हैं।
खेती खरीदी करते हैं तो खेती के नाम अपन नाम में करते हैं। 70 साल 75 साल होने के बाद बाबा साहब धर्मांतर देने के बाद, धम्मा देने के बाद वहाँ पे आप यहाँ के जो मेंबर ऑफ बॉडी है वो क्यों नहीं किया? एक ही परिवार के, उसका पिताजी अध्यक्ष, उसका माँ सदस्य, लड़का सचिव, दूसरा लड़का सेक्रेटरी, ये क्या लगा है? एक ही घर के इतने बड़े लोग, यानी इतना पैसा फिर जाता कहाँ? और ये इनके घर आज कांच के बिल्डिंग बन गए, और दीक्षा भूमि जैसी की वैसी है, जैसे कि उसका विकास नहीं हुआ है। वहाँ पे कॉलेज नहीं होना था, कॉलेज है क्योंकि पिछले साल का जब पहले के ज़माने में कॉलेज नहीं था तो ठीक है, लेकिन आज कॉलेज के जो प्राध्यापक है 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए पगार है। ये लोग एक जमीन खरीद करने का बाहर, और वहाँ पे वो कॉलेज बनाने का, वहाँ उनका एक, वहाँ कॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ आज जो आम लोग, जो देश विदेश से लोग दीक्षा भूमि आते हैं, तो उनको रहने के लिए उनको व्यवस्था होना चाहिए, उनको ठहरने के लिए, रहने के लिए, और ये व्यवस्था वो कॉलेज खुला करके देना चाहिए। तो ये कॉलेज के नाम से जो ट्रस्ट बना है कॉलेज का भी और दीक्षा भूमि का भी, तो दीक्षा भूमि का नाम नहीं रहते हो कि अम्बेडकर कॉलेज एक ट्रस्ट बना के ये जो पूरा पैसा है वो अफरा-तफर कर रहे हैं, इसका विकास नहीं कर रहे हैं। और ये जब कोई पूछने को तैयार नहीं। जब मैं पुलिस स्टेशन तकरार दिया, उसने कार्रवाई नहीं किया, एसपी को मिला, उसने कार्रवाई नहीं किया। इसके बाद मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके मैंने पिटीशन दाखिल किया, कोर्ट ने मेरी पिटीशन सुनी और उसके ऊपर एफआईआर दाखिल करने के पहले, किसके ऊपर एफआईआर? ये पूरा अरुण घोटेकर और उसका पूरा परिवार है, 15 लोग मेंबर है। उसके बाद तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर का, और वहाँ के जो समाज कल्याण अधिकारी है, सेक्रेटरी है, एसपी है, इनको ये पर एफआईआर दाखिल करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया। और पुलिस को बोला कि वस्तुस्थिति क्या है, चौकसी करके मेरे को लाओ, कितना पैसा मिला और कितना अफरा तफर हुआ। तो जैसा कोर्ट ने ऑर्डर किया वैसे वो एफआईआर दाखिल होने के पहले ही वो घोटेकर परिवार हाईकोर्ट गए एफआईआर यानी चौकसी रोकने के लिए, और हाईकोर्ट में अभी केस चलो है। हाईकोर्ट में भी मैंने बताया, एफिडेविट करके दिया है, क्योंकि ये पैसे का मैटर है, ये आम सरकार का पैसा है। भला ही सरकार ने पैसा दिया है, लेकिन ये पब्लिक का पैसा है, हमारा पैसा है, हम हर साल उसको डोनेट करते हैं वहाँ पे अच्छा कुछ बनने के लिए। का पैसा है, जनता, तो जनता का पैसा है, जनता पूछती नहीं, जनता उसको सवाल पूछती नहीं। मैं अकेला सवाल पूछता हूँ, अकेला कोर्ट में जाता हूँ, समाज आता नहीं है, समाज चुपचाप रहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि मैं आपको बताऊं कि मैं वहाँ पे दीक्षा भूमि जो चंद्रपुर की 2 दिन लगातार गया हूँ कि मैं किसी पदाधिकारी से मिलूं, बात करूं, क्योंकि मैं पहली बार वहाँ पे गया था। नाम काफी सुना था कि भाई बाबा साहब ने भी यहाँ पे दीक्षा ली, तो मन में लगा कि नहीं पहुंच जाना चाहिए। तो मैंने कहा लोगों से बात, भाई पत्रकार का काम होता है लोगों से मिलना जुलना, बराबर, तभी तो हमको जानकारी लगेगी या फिर हम बातचीत करेंगे और थोड़ा सा हम कम्युनिकेशन हमारा बढ़ेगा। मैं वहाँ पर गया, वहाँ पे किस बोर्ड लगा हुआ है परिवार के, जो वो देखा वहाँ पे बोर्ड का फोटो भी बनाया कि सब आप अधिकतर जो वहाँ पे लोग मेंबर मिले वो एक ही परिवार के, प्लस किसी का मोबाइल नंबर नहीं वहाँ पर। वहाँ का जो टेक केयर है, जो केयर टेकर है और जो देखता है वहाँ पर, वो बंदा आया, उससे मैं मांग रहा हूँ नंबर, उसके पास नहीं। तो मैंने भाई आप बात कैसे करते होगे? तो बोलते नहीं मैं नहीं करता, वो खुद ही आ जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने बोले ऐसे कैसे आ जाते हैं? तो बोले नहीं वो अब उनको करना कुछ रहता है तो अपने आप आ जाते। बोले मेरे को बोले जरूरत नहीं। पता इतना डर है समिति का, एक आम छोटे से कर्मचारी पर, वो साकरे करके है कोई वहां पर, वो नंबर तक देने में घबरा रहा था। मतलब मैं 2 बार गया हूँ, दूसरी बार फैमिली के साथ भी गया हूँ कि चलो भाई हमारे लोग हैं, हम मिलते हैं, उनसे बात करते, लेकिन कोई भी बंदा वहां नहीं मिला। तब मुझे अभी तो ये अब आज मुझे जानकारी लग रही कि ये तो पूरे परिवार के ही शामिल है। ये घोटाला मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है। मैं तो वहाँ एक आम नागरिक के हिसाब से गया था मिलने की, भाई मैं भी बाबा साहब का उसी वंश, बाबा साहब के वंश का हूँ या फिर उस कमेटी का हूँ, तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन एक बंदा भी नहीं दिखा। जब वो वहाँ पे मतलब देखा स्थिति ना, जैसे कि खोबरागढ़ी जी बता रहे हैं कि बाथरूम जो टॉयलेट वगैरह होना चाहिए, वॉशरूम वगैरह होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है वहाँ पर। और कोई वैसी व्यवस्था लगी नहीं कि जैसी मतलब होनी चाहिए। जैसे हम दीक्षा भूमि अगर नागपुर जाते, ठीक है वहाँ पे बेहतर है, इनसे बेहतर है, लेकिन अगर इतनी छोटी सी जगह के लिए इतना लाखों करोड़ों रुपए अगर दान आ रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? और अब ये जो पुनरुत्थान के लिए, विकास के लिए जो पैसा 57 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ, 56 करोड़ 90 लाख रुपए, जिसकी पहली किस्त मतलब 14 करोड़ रुपए मिल गया है, सब जिला प्रशासन को आ गए हैं। तो आखिर वो करेंगे कहाँ वहाँ पे विकास? क्या करेंगे? जगह तो है नहीं। तो ये भी सवाल उठता है कि फिर ये गोलमाल हो जाएगा शुरू। अब जैसे ये खोबरागढ़ी जी अगर आवाज उठा रहे हैं तो ये तो फिर बदनाम हो जाएंगे। वो पहले से ही है, क्योंकि अच्छा काम करे, अच्छा काम करने वाला बदनाम होता है, और अच्छा भी है, अगर काम अच्छा कर रहे हैं तो बदनाम होना भी जाहिर है। लेकिन सवाल उठता है, ये सवाल इनका नहीं है, सभी का है।
और एक हर नागरिक का है, वो अम्बेडकरवादी का है कि अगर वो वहाँ पर पहुँच रहा है तो उसको भी हक है जानने का कि भाई अगर क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से उसका ही पैसा है, तो वो अगर दान आ रहा तो जा कहाँ रहा है, उसका बकायदा बाहर चार्ट होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि इतना इतना मिला, इतना खर्च इसमें हुआ और इतना बचा है और आगे की ये योजनाओं पे ये खर्च होना, कुछ भी नहीं है वहाँ। तो सर इतना डर है क्या आपका, या फिर मुझे तो लगता है आपका डर है वहाँ पर। सर कैसे देखिए, अभी अपन देखते हैं छोटे छोटे, अभी कुछ ही दिन में हमारा शिरडी शेगांव के मंदिर बन गए। आप देखो वहाँ पे जाके अनेक व्यवस्था भाविक को, लोगों को व्यवस्था करके, खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करके, जब ये इतना बड़ा सरकार दान देता है तो शिरडी शेगांव के मंदिर बन सकते हैं, अच्छी सुविधा से दे सकते हैं। तो 75 साल में हमारे दीक्षा भूमि नागपुर के ट्रस्टी और चंद्रपुर की ट्रस्टी ये क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं लोगों को ये सेवा दे रहे? ये इतना पैसा ये अपने घर में कैसे, इनके देखो प्रॉपर्टी मैंने मांग भी किया है, इन्होंने कई सारी जमीन खरीदी किया है। इधर नागपुर के फुलझलिया है जो सचिव, वो जमीन खरीदी किया है। उसके गवई जो है वो उन्होंने कई सारे उस वक्त भी अच्छा मकान बना के, कांच का मकान बनाए थे। यानी समाज का पैसा जो दीक्षा भूमि को आता है वो अपने घर को लगाए। इधर भी वैसे घोटेकर परिवार वैसा ही काम कर रहे हैं। और इतना बड़ा होने के बाद भी समाज चुपचाप क्यों है? समाज क्यों नहीं पूछता है? इतने बड़े कार्यक्रम होते हैं तो कार्यक्रम में जवाब क्यों नहीं पूछते हैं उनको? इतना बड़ा राइट है, आर्टिकल है 19 में, उसको बोलने का, लेने का अधिकार देने के बाद भी लोग क्यों नहीं पूछते? और मैं पूछता हूँ तो मेरे को कुछ लोग बोलते हैं हमारे समाज के, खोबरागड़ी तुम इसके पीछे लगता, उसके पीछे लग। अरे मैं जवाबदार नागरिक हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ। और आर्टिकल में लिखा है जब जल जंगल जमीन ये संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है, ये जो हमारे जो दीक्षा भूमि है ये हमारा आस्था का विषय है, ये संपत्ति है हमारी और विरासत है, उसको बचाना ये हमारा काम है। तो ये ऐतिहासिक है। और ये ऐतिहासिक अगर ये जगह अगर हम नहीं बचा सके तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमको क्या बोलेगी? बिल्कुल तुम क्या कर रहे करके? तो ये हर नागरिक को सोचने का अधिकार है। और मैं किसी नागरिक के पीछे या कौन क्या बोलेंगे इसके पीछे नहीं जाता। ये मेरा एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट है, ये मेरा भारतीय संविधान है। ये बाबा साहब ने संविधान दिया, तुमको हमको सबको संविधान दिया है। ये संविधान में भी बाबा साहब ने संविधान देश को देते समय 25 नवंबर 1949 को एक शोकांतिका व्यक्त की उसने जाहिर सभा में। मैं कितना भी 2 साल 11 महीने 17 दिन ये इतना अहोरात्र मेहनत करके संविधान देश को दे रहा हूँ, लेकिन ये चलाने वाले अगर देश में नालायक लोग निकले तो ये संविधान का कुछ उपयोग नहीं होने वाला है। ये उस वक्त भी उन्होंने एक इशारा दिया था समाज को। और आज शोकांतिका है कि आज 75 साल में संविधान रहने के बावजूद हमारे ये संविधान का अमल बजावनी करने वाले लोग लायक नहीं निकले। 5 लोग लायक नहीं निकले। वामन दादा कर्डक एक अपने भाषण गाने के माध्यम से बोला था, भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, तलवारी तयाच्या न्यारेचे टोक असते। आज 5 लोग देश में नहीं मिले। इतने बड़े आज इतने बड़े देश के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है हमारे समाज के ऊपर, तो आवाज़ बुलंद करने वाले लोग नहीं मिल रहे। मैं अकेला आदमी, आज महाराष्ट्र ने पूरा इंडिया को हिला दिया, इसके वहाँ के वकील लोगों को हिला दिया, जो सरकार है, जो शासन प्रशासन है उनको हिला दिया। कानून के माध्यम से एक भी मोर्चा नहीं निकाला, एक भी आंदोलन नहीं निकाला, एक भी निवेदन नहीं दिया। कानून के दायरे में रह के मैं जब ये काम कर रहा हूँ पिछले 70 साल से, जो आमदार खासदार मंत्री करने को ना था, IAS IPS अधिकारी करने को ना था, समाज करने को ना था, समाज में जो सामाजिक संगठन है वो करने को ना था, लेकिन ये सब नालायक निकले और ये पूरे अपने घर भरने का काम किए। समाज के नाम से एक धोखा है, कलंक है। समाज को एक बताते, फोकनाड़ भाषण देते हैं और करते कुछ है, बोलते कुछ है। और ये लोगों ने भी अपने आंखों के सामने आई विटनेस घोड़ा डोड़े बगानी एक वो जो चैनल में बताता है, तो ऐसा देखना चाहिए कौन आदमी काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, कौन से हिसाब से काम कर रहा है, कौन से कानून से काम कर रहा है। जब वो इतने शासन प्रशासन को नचा रहा, वो घायल किया है, सड़ों के पड़ों करके छोड़ रहा है, तो कौन से हिसाब से कर रहा है, कौन से कानून के माध्यम से कर रहा है, वो देखने का काम है। और ये अगर देख के मेरा ये पूरे इंटरनेट नेट पे मेरे सब पिटिशन यानी नेट पे ही मैंने दाखिल किया है ई-फाइलिंग, तो आप कोई भी जाके मेरा विनोद खोबरागड़े विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या मेरे केसेस नंबर जो है, जैसे कि महाबोधि महाविहार की 9 नंबर की केस है, अभी ये दीक्षा भूमि की 233 नंबर 2024 केस नंबर है। अगर आप नेट पे जाके भी खोला तो 200-250 पेज की मेरे एक पिटिशन है, वो पूरी पिटिशन आ सकती है।
पूरे कागज देने को मेरे को कोई लोगों को जरूरत नहीं है। आज पूरा इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट में पूरे उपलब्ध है। आप नेट पे जाओ और वो केस नंबर ओपन करो, मेरी पूरी फाइल आ सकते हैं। आप भी अपने एरिया में, अपने ज़िले में, अपने महाराष्ट्र में, अपने महाराष्ट्र के बाहर कहीं भी पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। आजकल एक ऐप भी है, मराठी का हिंदी कर सकते हैं, हिंदी का इंग्लिश कर सकते हैं, ये सब नेट पे उपलब्ध है। तो मेरे ये मीडिया के माध्यम से भी एक यह है कि ये दीक्षा भूमि नागपुर और चंद्रपुर, ये दोनों भी दीक्षा भूमि अपना आस्था का सब्जेक्ट है। ये चंद्रपुर का नहीं, पूरा भारत, महाराष्ट्र ने भारत का है, क्योंकि ये बाबा साहब ने दोनों भी जगह धम्म दीक्षा दी है और ये दोनों भी जगह क्रांति भूमि है, धम्म भूमि है, ऊर्जा भूमि है। इसलिए ये भूमि बचाना का काम हर नागरिक का, हर देश के नागरिक का काम है। हर बौद्धिक बुद्धिस्ट लोग जो अपन को खुद को मानते हैं उनका काम है और वो करना चाहिए। ऐसी भी एक विनती मैं मीडिया के माध्यम से करता हूँ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये ये सिर्फ खोबरागढ़े जी का काम नहीं है। खोबरागढ़े जी ठीक है, जागरूक है तो वो इतना कुछ कर रहे हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति है आज का। और बाबा साहेब का अगर कोई बाबा साहेब को मानने वाला होगा या अम्बेडकरवादी होगा, पढ़ा लिखा ही होगा, ऐसा भी नहीं है कि वो बगैर पढ़ा लिखा ही हो। सवाल उठता है कि एक पढ़े लिखे की बात की, बाबा साहेब ने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी कि मुझे पढ़े लिखे से ही बहुत बड़ा धोखा देंगे, और ये हुआ है। बाबा साहेब ने 11 लोगों को विदेश में अपने तनख्वाह पे, मतलब अपने पैसों पर अच्छी शिक्षा के लिए भेजा था। वो मानस पुत्र, मतलब उनको बोला जाता है ना, बैरिस्टर खोबरागढ़े को मानस पुत्र बना करके उनको भेजा था 11 लोगों को। 11 लोगों में सिर्फ एक थे कि वो एक ही व्यक्ति थे, खोबरागढ़े साहब, वही निकले जो सही आदमी, बाकी सब नालायक निकले। मैं तो नालायक ही बोलूंगा, क्योंकि बाबा साहेब के विचारों पे चलने वाला अगर कोई व्यक्ति अगर होगा तो उसको अच्छा बोलेंगे, और जो नहीं चलेगा नालायक होगा, महागधा आदमी होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जो बैठे हुए हैं, पढ़ लिख लिए हैं, अच्छे अपने बच्चों को शिक्षा दे दिए हैं, लेकिन समाज के प्रति इनकी जरा सी भी जवाबदेही नहीं है। ट्रस्ट, जब तक नौकरी करते, मैंने ये भी देखा है साहब कि ये लोग सर्विस करते हैं तब तक समाज नहीं दिखता इनको। रिटायरमेंट हो गया, क्योंकि मालूम है कि रिटायरमेंट के बाद बहुत ही बेहाल मतलब स्थिति होती है, क्योंकि बच्चे भी नहीं पूछते उनको। जिन बच्चों को ये अच्छी शिक्षा लेने के लिए बाहर भेज देते हैं, वो भी इनको घास नहीं डालते हैं। तो बाद में इनको आता है वही समाज, और वो फिर वो आते हैं वहां पे दिखाने के लिए, अरे भाई घोड़ा जब जवान होता है, जब उसमें ताकत होती है तभी उसका उपयोग होता है, उसके बाद किसी काम का नहीं। ठीक है, इंसान की बात करें तो उसका बुद्धि है कि भाई उसका दिमाग की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सवाल ये होता है कि जब आप में सारी ऊर्जा थी, जरूरत थी समाज को, उस समय आप आए नहीं, आखिरी में आ रहे हो जब कोई काम करके बचते नहीं हो, जब आपके परिवार के कोई पूछता नहीं है। तो यहाँ पे भी वही बात में दिखने को मिल रही है कि यहाँ पे लोग जो है अपने पूरे परिवार को ही लगा लिए हैं कि मतलब एक के बाद एक। अब ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि ये ट्रस्ट में होता है कि एक ही परिवार के इतने लोग हो? क्योंकि कोई भी शासकीय, ये तो ट्रस्ट तो मतलब सरकारी रजिस्टर्ड होता है, तो उसमें नियम में तो होगा कि भाई एक या दो चलो मान सकते हैं, लेकिन पूरे इतने सारी लंबी लिस्ट नहीं, ये तो सब सरासर गलत बात है। क्योंकि वो जो ट्रस्ट बना है अम्बेडकर मेमोरियल ट्रस्ट, उसमें अरुण घोटेकर जो है वो अध्यक्ष है, उसकी मिसेस वहाँ पे सदस्य है, उसका लड़का कुणाल सचिव है, दूसरा लड़का भी सदस्य है, उसका भाई उपाध्यक्ष है, यानी 15 लोग, उसका मामा, मामा था, पूरे परिवार के, पूरा परिवार, यानी 15 लोग परिवार के एक ही। तो फिर कल के दिन कुछ होगा तो ये तो हटा ही नहीं सकते ना। ये समाज को सोचने का काम है। ये समिति बर्खास्त, मैंने तो दोनों समिति, चंद्रपुर दीक्षा भूमि और नागपुर दीक्षा भूमि, ये दोनों भी समिति बर्खास्त करो, और दोनों समिति बर्खास्त करके ये जो डॉक्टर बाबा अम्बेडकर का जो पुत्र था, सूर्य पुत्र भैया साहब अम्बेडकर, जिन्होंने 1960 में वो दीक्षा भूमि नाम पे करने के लिए संसद में आमदार रहने के बाद उसने आवाज़ बुलंद किया, और उन्होंने पहला आवाज़ उठाया 15 अगस्त 1961 में भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से वो दीक्षा भूमि बनने के लिए आदेश पारित हुआ। वो आदेश वहाँ के कमिश्नर ने लापता कर दिया, आज भी आप आदेश नहीं है, लेकिन डेट मेरे को मालूम है, उसका कागजात मेरे को मालूम है, मैं बार बार उसको पूछ रहा था। तो ये भारतीय बौद्ध महासभा जो है, तो उनके माध्यम से अगर ये हमारे जो ट्रस्टी है भीमराव अम्बेडकर साहब,
इन्होंने मांग करते थे, नहीं तो समाज लेकिन को साहब मांग थोड़ा करते आपको थे। रोकना चाहूंगा, ये जो जो आप भारतीय बौद्ध महासभा की बात कर रहे हो, तो आज थोड़ा सा मैं भी उस पर कुछ बोलना चाहूंगा कि जो ठीक है, इतना बड़ा संगठन बाबा साहेब ने दिया है, बाबा साहेब ने तो कहा था कि भाई अगर संविधान को अगर आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा या वो नहीं कर पाएगा तो ये है धम्म आपको मतलब बताया, इससे बचाएगा, मतलब बचाएगा। बचाएगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अभी ये भी दो फाड़ हो चुका है, इसकी दो फाटे हैं। एक कोई अलग बोलता है कि मैं इसका ट्रस्टी हूँ, मैं इसको, ये मेरा है। एक बोलता है कि नहीं, बाबा साहेब ने बनाया है तो हम ही करेंगे। तो यहाँ आपस की लड़ाई चल रही थी, हम उस पर बात भी नहीं करेंगे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर मतलब लोग जुड़ता है या फिर आते हैं, वो भी वहां पे भी भ्रष्टाचार कैसे आ रहे हैं सामने देखने के लिए। अगर कोई आवाज उठाता है उसको किनारे कर दे, उसमें भी मतलब देखा जा रहा है कि बहुत से मतलब ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो वो सोच ली कि मतलब हमें ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा, दूसरा कोई नहीं है। तो ये क्या लगता है कि जब यहाँ की जब दीक्षा भूमि में ट्रस्ट में ऐसा हो सकता है, वहां पे भी है, तो फिर ये कैसे चला पाएंगे भाई? बाबा साहेब के विचारों को, बाबा साहेब के मिशन को कैसे आगे ले पाएंगे? हम जैसा व्यक्ति तो देखो बोलेगा भाई सब पीछे ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं सर, कैसा है, बाबा साहब ने अपन को 3 जो आइटम दिए है। पहला, राजकारण करना है तो हम्म। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से करो। जाना है। समाज काम करना है, सामाजिक काम करना है तो भारतीय बौद्ध बहुत महासभा के वहां से। माध्यम से काम करो। और समाज का रक्षण करना है तो समता सैनिक दल, इनके माध्यम से काम करो। तो अभी आपने जो बताया वो सही है कि दो दो भारतीय बौद्ध महासभा के ट्रस्टी है, कोई एक बताता कोई दूसरा बताता। आपस ही में लेकिन लड़ाई चल रही है। लेकिन अभी समाज ने वो दोनों को एक कैसे होंगे, एक जगह लाने का काम करना इसमें भी चाहिए। बात होनी चाहिए, हाँ। इसमें बात होनी चाहिए क्योंकि बाबा साहब ने ऐसे दो दो बताए नहीं था। समता सैनिक दल में भी 2 है, उसमें भी 2 देखे अभी। और समता सैनिक दल भी मैं अब रोकना चाहूंगा आपको कि वो सिर्फ जयंती पे ही दिखता है, बाकी वैसे आज तक मुझे कोई ऐसा पीड़ित के समाज के ऊपर कोई शोषण अत्याचार हो रहा है उसमें वहां समता सैनिक दल बराबर खड़ा है, है। सिर्फ ड्रेस पहन के अगर बाबा साहेब की उसमें रैली निकाल लेना या पे वॉलेंटियर बन जाना, ये कोई समता सैनिक दल बाबा बराबर, साहेब ने कभी नहीं सोचा था। वो तो मुझे बड़ा खराब लगता है ऐसा। बराबर है। क्योंकि आज अपन देखते हैं जहाँ जहाँ समाज के ऊपर जो अपने लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है और उसका कोई आवाज बुलंद करता है तो उसके पीछे समता सैनिक दल रहना चाहिए था, होना चाहिए, दिखता होना नहीं है चाहिए। वहां वो पे। दिखता नहीं है, इसका एविडेंस मैं खुद ही हूँ। या आज तक मेरे को समता सैनिक दल ने कभी इतने बड़े 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 काम जो मैंने किया है और कर रहा हूँ कभी सपोर्ट किया नहीं। उसके बारे में उसके बाद जो भारतीय बौद्ध महासभा है, जो सामाजिक काम है, तो सामाजिक काम में वो समाज ने इकट्ठा लाना चाहिए। भला ही पक्ष नहीं आते तो समाज तो इकट्ठा ला सकते हैं। लेकिन मैं कल परसों भी देखा, अभी जो बेजिनबाग नागपुर में सभा में जो भारतीय बौद्ध महासभा ने आयोजित किया, अरे इतना बड़ा वो जब पैंट पे बनते थे वो लामा बनते करके बता रहा, जो मैं उसको वहाँ पे विरोध किया वो बनते नहीं है, उसको बोलने को तैयार नहीं। जो समाज में दिखता है उनको बोलने, वो उनको बोलने में रोक टोक बोलने में क्या तकलीफ है? भला ही 2 भारतीय बौद्ध महासभा होंगे तो ये लोगों का काम है, जो जागरूक लोग है देश के अंदर। आज भी गलत होगी तो आवाज वहां उठाना गलत चाहिए। होगा, जहाँ जहाँ गलत है वहाँ वहाँ कोई भी ट्रस्ट का आदमी रहो उसको आवाज उठाना चाहिए, बंद करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। आपको एक दूसरी बात बताता, मैं भले ही बाहर के लोगों को भी मैं एक्शन लेता हूँ, जहाँ जहाँ अन्याय होता है एक्शन लेता हूँ, लेकिन कानून का अगर पालन अपना समाज भी नहीं करता है तो उसको मैं उसको मेरे भी करना। समाज के 35 लोगों के ऊपर भी गुना दाखिल किया है, जो मेरे वार्ड के। जी। कोरोना इसमें जब पूरे मंदिर मस्जिद बंद थे, विहार सब बंद थे, तो मैं बोला उनको कि आप विहार क्यों नहीं बंद कर रहे, कानून सबको समान है। जब मैं वहाँ पे भी विरोध किया तो कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया था, तो मैं कोर्ट में जाके उनके ऊपर भी गुना दाखिल किया। ऐसा मैं रोक टोक आदमी हूँ, मैं मेरा समाज है करके मैं उसको रोक देता और दूसरा है इसलिए मैं उसको एक्शन लेता, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। गलत अगर हमारा व्यक्ति हो जहाँ जहाँ गलत दिखता है वो वहाँ मैं काम करने वाला आदमी हूँ। इसलिए पूरा समाज, अपना ही समाज नहीं, पूरे समाज के लोग मेरे को चाहते हैं कि ये खोपरागढ़ी जो काम करता है वो कोई समाज नहीं देखता है, वो कोई जात नहीं देखता है, वो कोई पंथ नहीं देखता है। कोई भी समाज का आदमी अगर जो पीड़ित है वो अगर मेरे पास आता है तो मैं उसको न्याय देने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पे उसकी जो समस्या है मैं उसको ड्राफ्टिंग करके देता हूँ। तो ये मैं मेरा समाज भी देखा नहीं, तो ऐसा मैं काम करने वाला आदमी हूँ। तो समाज ने भी ऐसा आना चाहिए, एक आधी समाज का भी आदमी कोई गलत काम करता है तो उसको तुरंत वहाँ पे स्टेज पे रोकना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि ये गलत काम है, ऐसा मत करो, तो वो आगे चल के वो करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। लोगों को अभी ऐसा मालूम है कि ये हमारे भारत के अंदर, हमारे समाज के अंदर लोग गूंगे
बहरे मुख्य लोग हैं, बोलते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं कि अरे जब तक तुम बोलेंगे नहीं, तुम बोलते नहीं, इसलिए तुम्हारे ऊपर अन्याय होता है। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है। 4-4 सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति को पत्रकार परिषद लेना पड़ता है, लोकशाही धोखे में है करके। आज अपन देखते हैं पूरे मोदी सरकार ने यह पूरे संविधान का सिर्फ एक कवर बाकी रखा है, प्रेम्बल का, बाकी अंदर का पूरा खोखला कर डाला है। सब पूरा जो जितनी प्रॉपर्टी थी सरकारी पूरे खाजगीकरण कर दिया है। जब इतना बड़ा होने के बाद भी लोग नहीं बोलते, कितनी बड़ी शोकांतिका है। और चुनाव आने के बाद उनको ही चुन के देते हैं। तो अभी ये चुनाव में भी मैं खड़ा था, दो एक जगह गिरूंगा करके 2 जगह था। चंद्रपुर में भी विधानसभा में मैं खड़ा था, वोरा में भी था। नहीं तो सवाल यही उठता ना साहब, इतनी बात करते कि हम मूल निवासी हैं, हम 85 हैं, हम इतने लोग हैं। अरे जब आप एक अपना मेंबर नहीं चुन के दे सकते हो तो काहे की इतनी बड़ी बातें करते हो कि हम इतने लोग हैं। बैठे रहो साहब, कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब अगर जिंदा होते ना, बहुत रोते कि मैं किस समाज के लिए लड़ रहा था, ये लड़ाई लड़, और इस समाज को मतलब कहाँ से कहाँ लेके आया। लेकिन ये तो है ही नहीं उस लायक, इसको तो वहीं रहने देना चाहिए था। कभी कभी मुझे भी मन में आता है कि बाबा साहब ने इतनी मेहनत करी, इतना संघर्ष किया, उनका संघर्ष बताने लायक नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं जब उनके बारे में तो रोए खड़े हो जाते हैं, अंदर से बिल्कुल अजीब सा लगता है। बराबर। लेकिन ये लोगों को क्यों नहीं लगता है? सिर्फ बाबा साहब की फोटो लगा लेने से, स्टैचू लगा लेने से, बिहार बना लेने से कोई काम नहीं होता साहब। बाबा साहब का अगर मिशन की बात कर रहे हैं तो बाबा साहब ने शिक्षा पे बात की थी। आज बताइए कि आपके कितने शिक्षा केंद्र हैं, कितना आपने बना लिया है। एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए, एक महाविद्यालय बता दीजिए, एक स्कूल बता दीजिए, लोगों को रोजगार देने के लिए वो बता दीजिए। बिहार पे बिहार खड़े करे जा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, किस लिए? क्या वो बिहार क्या देगा आपको? आपसे धम्म का प्रचार करना तो साहब ऐसे भी कर सकते हो आप, जरूरत नहीं है हमको इसकी। लेकिन फिर भी हम वही काम कर रहे हैं जो दूसरे समाज के लोग करते हैं, सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। कुछ नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ वही चीजें हैं, सिर्फ हमने उसको थोड़ा सा नया रूप दे दिया, अपने ढंग में ले आए उसको। गलत है साहब। तो इसीलिए हम यहाँ पर किसी पे आरोप और प्रत्यारोप भी। सर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जी बोलिए। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो काम किया है और इतना बड़ा काम करके बताया है, दिखाया है, तो इसके पीछे माता रमाई का हाथ था। इन्होंने अगर उसको रोकते थे, मेरे को अभी जो 4-4 बच्चे खत्म हुए, बड़ा तो भी वो बचाए नहीं और उसको सपोर्ट किया बाबा साहब को। एक तो बच्चा खत्म था, बाबा साहब खुद आए, उनके पास समय वो बताते कफन के लिए पैसा नहीं था, कुछ नहीं। तो ये कितनी बड़ी शोकांतिका है, सोचते नहीं है लोग कि इतने बड़े 4-4 बच्चे जाने के बाद भी बाबा साहब को सपोर्ट करने वाली वो माता रमाई उसके पीछे खड़ी थी। इसलिए बाबा साहब इतना आगे बढ़ सके। और आज जो मैं 30 साल से जो काम कर रहा हूँ, वो समाज का तो छोड़ो, मेरे पीछे मेरी मिसेज खड़ी है, मेरे बच्चे खड़े हैं, उनको बताया कि अरे मैं ये काम करूंगा तो सस्पेंड हो जाऊंगा। तो मेरे पत्नी ने और मेरे बच्चे ने हौसला बढ़ाया, पापा ये समाज का काम है, अगर सस्पेंड हुए तो भी चलेगा, अपने पास खेती है, खेती करेंगे, लेकिन आप काम करो। जब समाज नहीं करता तो आप करो। और मैं पड़ेगा। जब ये आगे काम करने को आया, एक कदम सामने आया, तो हमारे वोरा शहर के अंदर एक जत्रा भूमि है जिसको बुद्ध भूमि कहते हैं। वो 25-30 साल से यहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम लाखों के होते थे और वहाँ पे कव्वाली करना और जो पैसा बचा वो पार्टी करना, ऐसा काम चालू था। 40 एकड़ जमीन थी वहाँ पे, 30 एकड़ जमीन नगर परिषद को दिए और कुछ जमीन झोपड़पट्टी बनी। तो वहाँ पे जब मैं पटवारी बन के आया 20 साल पहले, तो वहाँ पे वो देख के समाज के लोगों ने, हमने 100 रुपये निकाल के एक कंपाउंड किया वो जमीन को, 5 एकड़ जमीन को। तो नगर परिषद आके बुलडोजर लगा के पूरा गिरा दिया। जैसा मेरी पटवारी करके मैं यहाँ आया ओरा के अंदर और लोगों को बोला कि तुम एक एप्लीकेशन मेरे तरफ दे दो, क्योंकि एक शहर का पटवारी मैं हूँ, क्या करना है मैं करूँगा। एक भी समाज के लोगों ने सादी एप्लीकेशन मेरे को नहीं दिया। जब 10 साल भी मेरा यहाँ हो रहा पटवारी करके, रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा था, मैं खुद बदली का मांग किया, लेकिन कोई समाज का आदमी वो जगह की मांग करने का कार्यक्रम तो लाखों के लेते थे, लेकिन जगह के लिए मांग नहीं किया।
बताइए। तब मेरी पत्नी ने बोला कि आप जब वहाँ से बदली हो रहे, ये बुद्ध भूमि करके, दीक्षा बुद्ध भूमि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से आप जमीन करो, 5 एकड़ जमीन, कल क्या होता है देखेंगे। मैं बोला अगर मैं आज किया तो कल सस्पेंड हो सकता हूँ, होंगे। हिम्मत किया, दूसरे दिन में मैंने वो 7/12 पे नाम चढ़ा दिया, 5 एकड़ जमीन 20 साल पहले बुद्ध भूमि नाम के 7/12 किया। दूसरे तीसरे दिन मेरे को कलेक्टर का मैसेज आ गया, आपने वो नाम कैसा चढ़ाया, कुछ लोग रहे थे समाज में, सस्पेंड किया। मंत्रालय गया, मंत्रालय जाके चीफ सेक्रेटरी को यानी मुख्यमंत्री को ये जवाब पूछा, वो एरिया का पटवारी मैं, वो बोला मेरे को जो दिखता है वो मैंने लिखा है। बोला आप वहाँ पे छोटा बुद्ध विहार है, झंडा है, वो दिखा, मैंने लिखा, वो मेरा है। बोला महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1967 के कलम सेक्शन 29 के अनुसार वो रिकॉर्ड काम करना मेरा अधिकार है। बोला जैसा मैंने वो बोला, दूसरे दिन उसने सस्पेंड रिजेक्ट किया, सस्पेंड ऑर्डर करके जब यहाँ आया तो कलेक्टर कंफ्यूज हो गया कि मेरा ऑर्डर रद्द कैसा हुआ। तो ये हिम्मत मेरे घर वाले ने, मेरे मिसेस ने, परिवार का पहले बहुत बड़ा परिवार ने 20 साल पहले दिया, वो 20 साल पहले वो काम करके दिखाया। बाद में उनको बताया कि संविधान में राइट कितना नागरिक को है और कितना अधिकार है, बाबा साहब ने दिया। पढ़ते नहीं और हैं। संविधान के माध्यम से कहा तो आपके बाल को भी धक्का नहीं लगेगा। और ये परिवार मेरा, जैसे बाबा साहब के पीछे उस वक्त माता रमाई खड़ी थी, तो वो ये परिवार मेरा, मेरी मिसेज, मेरे बच्चे मेरे पीछे खड़े हैं। आपने जो बोला कि आपको इसके पीछे क्या है, तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये एक ऊर्जा है, भगवान बुद्ध ये एक ऊर्जा है। ये दो सिंबल है मेरे यहाँ कि एक भगवान बुद्ध ऐसा हाथ करके बता रहा कि थोड़ा शांति से लो, तो बाबा साहब इशारा करके बता रहा बोर्ड का, अन्याय करने से आप अन्याय सहन मत करो। कोई भी अन्याय करता होगा तो इशारा कर रहे, वो बार बार मेरे को इशारा करके बताता है कि आप खड़ा हो, लोग नहीं होते होंगे तो आप खड़ा हो, बिल्कुल सही। और झगड़ो, न्याय दो। और इस वो दोनों के बाद जो मेरी मिसेस और बच्चे ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इतने, चाहे सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, अभी कुछ दिन के पहले वो अमित शाह के ऊपर भी केस दाखिल किया है मैंने। जो लोग नहीं करते हैं वो अनोनी काम, जहाँ गलत लगता है हम वो उसके काम मैं खिलाफ करता हूँ, करते हैं। और कानून के हिसाब से, संविधान के माध्यम से मैं सही काम कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ के कोई भी हाँ, वो कोई कुछ आमदार भी रहो, बोले, खासदार उससे रहो, कोई मंत्री रहो, या कलेक्टर, कमिश्नर या सरकार रहो, मेरा कुछ भी बाल बाका करने वाले नहीं है। जी, संविधान मेरे पीछे है, और संविधान ही मारने वाले रहे थे, संविधान ही टालने वाले है। बिल्कुल और ये बिल्कुल सही। संविधान में ऐसे आर्टिकल लिखे हैं कि कोई भी, ये पूरा रूल ऑफ लॉ रहने से देश में कानून का राज है, मनमानी का राज नहीं है। मनमानी और करिए। जहाँ मनमानी होती है तो वहाँ मैं आवाज़ बुलंद करूँगा, पहले भी करता रहा, आज भी करता हूँ और कल भी करते रहूँगा। मीडिया भी साथ है, संविधान भी साथ है, फैमिली भी साथ है, फिर क्या बात है। फिर तो क्या बात है। जी, तो ये देखिए, अब आज हम थोड़ा सा कार्यक्रम बड़ा हो गया है, लेकिन अब बड़ा हुआ, लेकिन बाबा साहेब की बातें हैं, छोटे थोड़े से समय में तो हम पूरी नहीं कर सकते, इसके लिए ये भी बहुत कम समय है। हम लगातार और भी बातें करेंगे। अब जबलपुर में तो करीब 450 किलोमीटर दूर आया हूँ मैं। कुछ कार्यक्रम ऐसे थे कि आदिवासियों की चीज़ें थी, उनसे ही बात करनी थी, और ख़ास तौर पे मैं खोबरागढ़ी जी से ही मिलने का काफ़ी मतलब दिमाग में रख के आया था। 2 दिन मुझे इनसे मिलने के लिए यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, नहीं तो मैं निकल जाता, लेकिन मन में सोच के आया था कि खोबरागढ़ी से मिल के ही जाना है। तो ये एक मन में लगा मुझे कुछ करना है, तो और अच्छे लोग हैं तो देखिए, अंदर से एक सिम्टम्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर भी, अच्छे लोग होते हैं ना, तो आदमी एक मैग्नेट की तरह पहुंच जाता है वहाँ पर। और अगर नहीं है आप में कुछ, तो एटम वो बिल्कुल हो जाता, मैं भी निकल जाता, लेकिन नहीं रहा, या उनकी तरफ का कोई ऐसी आकर्षण था, खींचने वाली बात रही, और मैं उस तरफ खिंचाया आया उनसे मिलने। और आज हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतने गहन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। एक लोगों ने और भी बात की होगी खोबरागढ़ी जी से आज, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन विषयों पे बात करी होगी, मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने बात शायद नहीं कर पाई होगी, उतनी गहरी नहीं की। लंबी बातें जो हुई है। तो मैं यहाँ पे इसलिए ब्रेक भी उसमें नहीं किया कि मतलब बीच में रोकूं, मैंने कहा नहीं, ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। अगर जो सही व्यक्ति होगा तो वो देखेगा इसको, और जिसको नहीं है इंटरेस्ट बंद कर देगा। तो हमारा मकसद ये है कि जिसको भाई देखना है, बाबा साहेब के विचारों को जो मानता है, कट्टर आम्बेडकरवादी है, कट्टर मिशनरीज है, बाबा साहेब के मिशन को लेके चलने वाला है, वो देखेगा इसको। क्योंकि बाबा साहेब को समझना, कम समय में समझना आसान नहीं है।
तो हम लगातार इस तरीके के कार्यक्रम जो हैं आप तक पहुंचाते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा भारत का कोई भी समाज या धर्म का व्यक्ति हो वो ताकतवर बने, संविधान को पढ़े। संविधान ने इतनी ताकत दी है एक आम नागरिक को, लेकिन सवाल उठता है यहाँ पे सरकारों की बड़ी जवाबदेही होती है, वो जवाबदेही तय नहीं है इनकी। उनको संविधान को पढ़ाना चाहिए तो कुछ और ही पढ़ाते हैं। ये संविधान को स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि जिस दिन ये पढ़ना शुरू कर लेंगे लोग, तो ये ना तो नेताओं की ज़रूरत पड़ेगी देश को, ना पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको ये कोर्ट जजों की ज़रूरत पड़ेगी। ये नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर जिस दिन ये पढ़ लेंगे, जब आदमी अपराध नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वो थाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ईमानदार रहेगा तो भ्रष्टाचार करेगा नहीं। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो संविधान की सारी चीज़ें हैं। लेकिन सरकारें जो हैं, ऐसे शब्द आते हैं हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हम भी एक दायरे में बंधे हुए हैं। सरकारें नहीं चाहती कि भारत ये देश का जो नागरिक है वो समझदार हो, वो संविधान को पढ़े या वो संविधान को समझे, उसके अधिकारों को समझे। उसमें इतनी ताकत दी है कि अगर वो आदमी एक बार पढ़ ले ना, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। कि बार बार हम टीवी खोलते हैं, फलानी चीज़ें आ जाती, ये कर दे, कोई बाबा आ गया, कोई ये कर दिया, ये कर रहा, दुनिया भर का बता रहा। कुछ नहीं होना साहब, जब आपके ऊपर आती है तो संविधान और कानून ही आता है आपको बचाने के लिए, और तीसरा चौथा कोई नहीं आता है। तो कोशिश ये करिए कि थोड़ा बहुत संविधान को भी पढ़े। अगर आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो ग्रंथ को पढ़ें, मैं मना नहीं करूँगा किसी को, लेकिन संविधान को भी पढ़ें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर देश में रह रहे हैं तो देश में कानून है, इस कानून में सब कोई बंधा है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो बड़े से राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या छोटा सा कर्मचारी हो, या एक आम नागरिक हो, संविधान के दायरे में ही रह के वो काम करता है। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी सी पेशकश थी, कैसी लगी आपको बताइएगा लाइक कमेंट्स करके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हम खोब्रागड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इतने लंबा समय हमको दिया, और क्योंकि मैं लगातार उनको फ़ोन कर रहा था, बीच में मुझे भी बड़ा ख़राब लगा, फ़ोन नहीं उठाया था। मैंने कहा हो सकता है बिज़ी होंगे, लेकिन मैंने कहा मिल के जाऊँगा। तो ये आज आपसे मुलाकात बहुत अच्छा लगा। हम आगे भी आपसे मिलेंगे, और हमें जहाँ ज़रूरत होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हमको मार्गदर्शन भी देंगे, क्योंकि एक लोग कानून की अगर कोई ऐसी पेचीदा वाली सवाल की बात आती तो एक एडवोकेट या फिर किसी जानकार व्यक्ति की बात मतलब पास पहुंचता है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि खोब्रागड़ी जी शासकीय सेवक होने के बाद संविधान का, क्योंकि मैं जब आ रहा था तो मेरे को किसी व्यक्ति ने बताया था कि साहब इतना नॉलेज है उनको कि बड़े से बड़े लोग भी उनके पास जाके पूछते हैं। तो आज मुझे भी आना पड़ा। तो साहब हम अगली बार मिलेंगे तो हम प्रेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बाबा साहेब ने भी 4-4 5-5 अखबार चलाए, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और जो प्रेस लॉ होता है और प्रेस को किन दायरों में काम करना है उस पर भी हम बात करेंगे। तो वो हम बहुत जल्दी मतलब जब खोब्रागड़ी जी से मिलेंगे उस सब में बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भीम, जय सेवा, जय जोहार। जय भीम। जय भीम साहब। अच्छा लगा साहब आपसे इतना कीमती समय दिया।